हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पता है आज स्वतंत्रता दिवस है, आज क्लास नहीं होनी चाहिए थी, बट क्या करें, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे पास चैप्टर बहुत हैं और हमें सब कुछ मैनेज करते हुए थोड़ी देर अपनी पढ़ाई को भी देना है। आप आज बहुत ज़्यादा अगर क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही चाहिए। आशा करती हूँ कि नेक्स्ट जो आपका इंडिपेंडेंस डे हो, उस इंडिपेंडेंस डे पे आप फाइनेंशियली, मेंटली इन सभी तरीकों से आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को। आपको पता ही होगा कल हमने टाइम मैनेजमेंट देखा था, आज हम देखेंगे प्लेस मैनेजमेंट, अर्थात हम यहाँ देखेंगे स्थान प्रबंधन के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्थान प्रबंधन क्या होता है। देन ये जो हमारा संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन वाला टॉपिक है, ये भी समाप्त हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने पार्ट नंबर 3 पर। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अगर हम स्थान प्रबंधन की, तो घर पर, घर से बाहर और कार्यस्थल पर विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए लोग स्थान का उपयोग करते हैं। मतलब हम कहीं भी हों, अपने घर पर हों, बाहर हों या कहीं भी कार्यस्थल पर हों, तो हमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि उत्तम डिजाइन वाला कमरा खुलेपन का एहसास दिलाता है, जबकि वैसे ही आयामों वाला कमरा सुव्यवस्थित ना हो तो देखने में छोटा और अस्त व्यस्त प्रतीत होता है। मतलब अगर कोई घर है उसमें जो साज सजावट की गई है, या मैं यूं बोलूं कि जो आपने अपने चीजों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा है, तो वो आपके कमरे को खुलापन का एहसास दिलाता है। अगर आपके कमरे में सारी चीजें व्यवस्थित स्थान पर रखी गई हैं, तो आपको कमरे में खुलापन दिखेगा। अदरवाइज कमरा आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपने चीजों को अस्त व्यस्त कर रखा है, तो कमरा आपका देखने में आकर्षक नहीं लगेगा, उसमें आपको घुटन सी महसूस होगी। ठीक, चलिए स्थान प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं, तो आज हमें इसी के बारे में ही चर्चा करना है। स्थान प्रबंधन में शामिल है स्थान का नियोजन, योजना अनुसार उसकी व्यवस्था, उसके उपयोग के अनुसार योजना का क्रियान्वयन और कार्यकारिता तथा सौंदर्य बोध की दृष्टि से उसका मूल्यांकन। मतलब हमें जब हम स्थान प्रबंधन की बात करते हैं, तो इसमें सिर्फ कोई एक चीज शामिल नहीं होता है। इसमें हम जो भी कार्य मतलब जो हमारा स्थान है उसका नियोजन करते हैं, हम योजना अनुसार उसको सुव्यवस्थित करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कमरे में सोफा किधर होगा, अलमीरा किधर होगी, या हमारा जो भी सामान है, हमारा बेड किधर होगा, या हमारे कमरे में जो भी सामान है, टेबल हो गया, मतलब एक्स वाई जेड जितने भी सामान आपके कमरे में हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक योजना बनाएंगे कि हम किस सामान को कहाँ पर रखें। आप हर एक चीज़ को सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे, उसका उपयोग योजना अनुसार करेंगे। मतलब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सामान जो हमें बार बार उपयोग में लेना है उसको हम कोने में रख दें, या कोई ऐसा सामान जिसका हमें उपयोग ही नहीं, हम उसको सबसे आगे रख दें। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे, तो ये सौंदर्य की दृष्टि से आपके कमरे को और भी सौंदर्यवान बनाते हैं। सुप्रबंधित स्थान न केवल काम करते समय आराम देता है, बल्कि आकर्षक भी दिखता है। अगर आप कमरे में चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, तो काम करने में भी आपको आसानी होती है। वहीं अगर आपने चीज़ों को इखेर बिखेर कर रखा है, तो आपको काम करने में भी असुविधा होगी, साथ ही साथ कमरा देखने में भी आकर्षक नहीं लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर आपका कमरा सुव्यवस्थित है, कोई आता है कहता है कि कितना अच्छा कमरा है,
मतलब आपने ना कोई महँगा प्रोडक्ट रखा, मतलब कोई भी डेकोरेटिव आइटम आपने यूज़ नहीं किया, बस आपने चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित किया है। ये आपके कमरे की शोभा को बढ़ाते हैं, आपके कमरे को आकर्षक बनाते हैं। ठीक? चलिए, स्थान और घर की बात कर लेते हैं। अब स्थान और घर में हमें क्या देखना है? तो सोना, बैठना, सोना, पढ़ना, पकाना, नहाना, धोना, मनोरंजन आदि घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं। ये सारी चीजें आप सड़क पर जाकर तो नहीं करते हैं या आप अपने कार्यालय में तो नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हम घर पर करते हैं। इनमें से प्रत्येक गतिविधि और उनसे संबंधित क्रियाओं को चलाने के लिए घर में प्रायः विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित होते हैं। जैसे आपका स्टडी रूम अलग है, आपका किचन अलग है, आपका बैठक रूम जो है अलग है, जहाँ आप मनोरंजन करते हैं वो, नहाने वाला यानी कि आपका बाथरूम जो है अलग है। हर काम के लिए हमारा एक स्थान फिक्स होता है कि हमें इस स्थान पर इस कार्य को करना है। जैसे आप किचन में तो जाकर सो नहीं जाएँगे या आप बाथरूम में बैठकर तो नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे सभी क्रियाकलापों के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित होता है हमारे घरों में। जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, इन गतिविधियों को चलाने के लिए विशिष्ट कमरों का निर्माण किया जाता है। तो हम अपने जहाँ पे स्थान होता है, वहाँ पे मतलब आप ऐसे समझिए कि हम एक ज़मीन लेते हैं, उस ज़मीन पर अपने इन सभी गतिविधियों के लिए अलग-अलग कमरे का निर्माण करते हैं। अधिकांश शहरी मध्यम वर्गीय घरों में एक बैठक, एक या उससे अधिक शयन कक्ष, रसोई कक्ष यानी कि रसोई घर, भंडार घर, स्नानागार, शौचालय और बरामदा या फिर जिसे हम आंगन कहते हैं, मतलब बरामदा हो गया या आंगन हो गया, जैसे स्पेस होता है या जैसे लोगों की इच्छा होती है, उस हिसाब से इसको बनवाते हैं। बट इतना चीज़ें तो होती ही होती हैं प्रत्येक घर में, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। इसके अलावा कुछ घरों में अतिरिक्त कमरे भी हो सकते हैं, जैसे भोजन कक्ष हो गया। एक तो हमने रसोई घर और भंडार घर देखा, लेकिन ये मतलब जो ऊपर दिया गया है एक मध्यम वर्गीय परिवार में ये तो होता ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ इससे अतिरिक्त कमरे होते हैं, जैसे भोजन कक्ष हो गया, अध्ययन के लिए अलग कक्ष हो गया, मनोरंजन के लिए अलग हो गया, श्रृंगार कक्ष अलग हो गया, अतिथियों के लिए अलग हो गया, बाल कक्ष अलग हो गया, गैराज अलग हो गया, मतलब जहाँ हम अपने बाइक या जो भी हमारे पास ये स्कूटर, गाड़ियाँ जितनी भी हैं, गैराज में हम खड़ी करते हैं। सीढ़ियाँ, गलियारे, पूजा घर, बगीचा, बालकनी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हालाँकि ये जो ऊपर वाला है ये सबके यहाँ देखने को मिलता है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वहाँ पर। इसके अलावा इन सारे कमरों को हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि स्टडी रूम अलग होता है, जहाँ पर हम खाना खाते हैं वो अलग होता है, जहाँ पर मनोरंजन होता है अलग होता है, ठीक? तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के कमरे बनाए जाते हैं विभिन्न-विभिन्न क्रियाकलापों के लिए। हमारी अलग-अलग गतिविधियों के लिए अलग-अलग कक्ष होते हैं, लेकिन अब उसके लिए आपके पास पर्याप्त धन भी हो, आपके पास पर्याप्त स्थान भी होना चाहिए, ठीक? आइए समझते हैं स्थानों की योजना कैसे बनाते हैं। हालाँकि ये आपको योजना नहीं ध्यान रखना है, हम बढ़ चलते हैं स्थान नियोजन के सिद्धांत की तरफ। अपने सिद्धांतों को देखते हैं। हालाँकि मैं आपको पहले बता दूँ, आज का टॉपिक आपका थोड़ा-सा छोटा होगा कल की अपेक्षा। कल हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा लेंदी था, बट आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हमारा छोटा है। तो चलिए हम देखते हैं स्थान नियोजन के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जब हम प्रबंध प्रक्रिया की बात करते हैं, तो प्रबंध प्रक्रिया में हम 3 मुख्य चरणों को ध्यान रखते हैं। एक हमारा नियोजन होता है, एक हमारा नियंत्रण होता है और एक मूल्यांकन होता है। ठीक? चलिए, अब हम स्थान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो स्थान की यानी कि प्लेस प्लानिंग करते समय क्या सिद्धांत हैं, हमें उसे देखना चाहिए। स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए उसकी योजना बनाना ज़रूरी है। घर में कार्य क्षेत्र की डिज़ाइन तैयार करने के लिए समय ध्यान में रखे जाने वाले सिद्धांत आपके सामने दिए गए हैं। तो मतलब अगर जैसे आपके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है,
वैसे मैं बताऊँ कि जैसे जब आप ये जो आपके नक्शा बनाते हैं इंजीनियर लोग, जब आप इनसे नक्शा बनवा के अपना घर बनवाते हैं, तो छोटे से छोटा मतलब थोड़े से थोड़े ज़मीन का भी सदुपयोग होता है। लेकिन जब ऐसे ही हम घर बनवा लेते हैं, कोई सिर-पैर नहीं है, हमें किधर किचन बनवाना है, किधर हमारा वॉशरूम होगा, किधर हमारा गेस्ट रूम होगा, किधर हमारा स्टडी रूम होगा, हमें कोई आइडिया नहीं, बस हम ऐसे ही रूम बनाते चले गए। तो हम ऐसे में अपने जो स्थान है, उनका सही से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमें अपने स्थानों का जो स्थान है हमारे पास, उसका इष्टतम उपयोग करना है, तो हमें योजना बनाना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें हमें क्या देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरूप की। तो स्वरूप क्या है? थोड़ा-सा हम स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलग-अलग पार्ट हैं जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरूप की। तो स्वरूप भवन की बाहरी दीवारों से दरवाजों तथा खिड़कियों की व्यवस्था का द्योतक है, जिनसे उसमें रहने वाले प्राकृतिक देन यानी कि जो धूप, हवा, दृश्य आदि आनंद उठा सकें। मतलब अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने जो होम मैनेजमेंट वाला टॉपिक है, आप में से जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो होम मैनेजमेंट वाला जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के दरवाजे, विभिन्न प्रकार की खिड़कियाँ, हमने सीढ़ियों पर भी चर्चा किया है कि सीढ़ी कैसी होती है, दरवाज़ा कैसा होता है, छत कौन-कौन सा होता है, किस प्रकार का होता है। तो ये कुछ नए टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक? तो जब हम स्वरूप की बात करते हैं तो हमारे भवन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उसकी दीवारें, दरवाजे इस तरह से हमें व्यवस्थित करना चाहिए कि जो हमारी प्राकृतिक धूप है, प्रकाश है, हवा है, जो हमें बाहर के दृश्य देखने हैं, इन सब का लाभ हम उठा सकें। दूसरा है प्रभाव। प्रभाव क्या है? प्रभाव सही अर्थ वह छाप है जो घर को बाहर से देखने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। मतलब आप प्रभाव का मतलब क्या है कि कोई भी बाहर से जब आपके घर को देखता है, उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को हम प्रभाव कर रहे हैं। इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का सही इस्तेमाल, दरवाजे और खिड़कियों की सही स्थिति और अप्रिय दृश्यों को ढक कर मनोहार आकृति प्रदान करने का उद्यम शामिल है। मतलब आपको ऐसे इस तरह से अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना है, खिड़कियाँ, दरवाज़ों को कि जैसे जो हमारे ऐसे दृश्य हैं जो हम नहीं चाहते हैं दिखे, उसको ढक भी सके और हमारा घर देखने पर भी आकर्षक लगे। जब हमारा घर बाहर से ही देखने में आकर्षक लगेगा, तो वो अच्छा प्रभाव डालेगा, ठीक? चलिए, अगला है एकांतता। एकांतता की अगर हम बात करें तो स्थान नियोजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है एकांतता। एकांतता के 2 पहलुओं पर विचार करना चाहिए, कौन-कौन से हैं? एक हमारा बाहरी जो एकांतता होती है और एक हमारा हो जाता है भीतरी एकांतता, यानी कि एक भीतरी और एक बाहरी होता है। भीतरी एकांतता क्या है और बाहरी एकांतता क्या है? इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भीतरी एकांतता के बारे में। एक कमरे से दूसरे कमरे के एकांतता को भीतरी एकांतता कहते हैं। मतलब भीतरी एकांतता का मतलब क्या है? आंतरिक एकांतता जिसे हम कहते हैं कि मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर जो है आपको एकांतता देखने को मिले। घर में कमरों की स्थिति, दरवाजों की स्थिति, छोटे गलियारों या जिसे हम लॉबी कहते हैं इसकी व्यवस्था आदि के सुविचारित नियोजन द्वारा यह स्थिति बनाई जाती है। मतलब जब हम घर बना रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमें दरवाजे कहाँ लगाने हैं, गलियारे कहाँ बनाने हैं, छोटे गलियारे कहाँ बनेंगे, हमें कमरे की स्थिति क्या रखनी है जिससे हमारी आंतरिक जो एकांतता है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि जैसे हमारा ऐसे कमरा है और यहाँ पर 2 कमरे हो गए या 3 कमरे हो गए। अब इस कमरे में जाने के लिए यही एक रास्ता है, तो भी एकांतता भंग होगी। या मतलब आपने इस तरह से व्यवस्थित करना है अपने घर को कि एक कमरे से दूसरे कमरे में एकांतता बनी रहे। एक कमरे में अगर कोई गतिविधि हो रही है, तो उससे दूसरे कमरे का व्यक्ति प्रभावित ना हो।
बड़े परिवार वाले घरों में स्त्रियों की एकांतता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके लिए बैठक का अलग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है। ठीक। बाहरी एकांतता का क्या मतलब हो जाता है? अगर हम बात करते हैं बाहरी एकांतता क्या है, तो बाहरी एकांतता में आपका इसका मतलब होता है कि पड़ोसी के घरों, सार्वजनिक सड़कों, उपमार्गों से घर के सभी भागों की एकांतता है। इसके लिए सुविचारित नियोजन द्वारा प्रवेश द्वार बनाया जाता है या कोई शेड हो सकता है जिसे पेड़ या लताओं से ढक दिया जाए। मतलब कहने का मतलब जब हम आंतरिक एकांतता की बात करेंगे तो इसका संबंध हमारे घर के अंदर के एकांत वातावरण से होता है। और जब हम बाहरी वातावरण या बाहरी एकांतता से बात करते हैं तो बाहर के वातावरण से लिया जाता है। मतलब ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल रोड के बगल बना लिया हो, हमेशा गाड़ियों का शोर हो रहा है, हॉर्न बज रहे हैं, या ऐसी जगह ले लिया जहाँ पे आपको हमेशा सुनाई देता है, या ऐसे पड़ोसी हमारे जो हमेशा कच-पच करते रहते हैं। कच-पच का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब हमेशा वही चिक-चिक, झगड़ा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें। तो हमें बाहरी एकांतता को भी ध्यान रखना है और अपने आंतरिक एकांतता को भी ध्यान रखना है। जैसे इस घर की अगर हम बात करें तो ये बाहरी एकांतता आपको दिखा रहा है। बाहरी एकांतता में आप देख रहे हैं ये आप एक घर हो गया, यहाँ पर पेड़-पौधे हैं, ये अंदर में बिल्कुल आपका छोटा-सा बगीचा टाइप का इन्होंने बना रखा है। बगीचा टाइप नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं जैसे क्या बोल सकते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मतलब इन्होंने थोड़ा अपना छोटा-सा बगीचा बना रखा है, जहाँ पर ये फुलवारियाँ वगैरह इन्होंने लगा रखी है और आप देख रहे हैं बिल्कुल एकांत है यहाँ पर। तो ये इनकी बाहरी एकांतता को दर्शा रहा है। यहीं आप अगर आगे देखें तो कमरों की स्थिति के बारे में हमें चर्चा करनी है। कमरे की स्थिति क्या है, थोड़ा-सा हम इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका बहरहाल यहाँ पर क्या पूरा आपका गृह योजना बना के दिया गया है कि हमें किस तरह से घर बनाना है। खैर हम बात कर लेते हैं पहले कमरे की स्थिति की। इसका आशय कमरों के एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध है। जैसे किसी भवन में भोजन कक्ष रसोई के निकट होना चाहिए, शौचालय रसोई से दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो घर है वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे जब आप अपने आप से इसको बनाएँगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे वैसे बना लेंगे। जब आप यहाँ मैं अगर थोड़ा-सा छोटा करूँ ताकि आप पूरा फिगर अच्छे से देख सकें, तो बेहतर होगा कि एक ही बार में आपको पूरा फिगर दिख सके। जैसे ये हम बात कर रहे हैं, ये पूरा आपका एक गृह योजना यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका वास कक्ष है, ये आपका शयन कक्ष है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जैसे यहाँ पर डाइनिंग टेबल हो गया आपका खाने-पीने के लिए, ये शौचालय हो गया और ये आपका रसोई घर हो गया। तो जब हम एक नॉर्मल घर की बात करते हैं, तो ये इतनी चीज़ें होती ही होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित किया गया है घर को। ये इनका प्रवेश द्वार हो गया, ये इनका यहाँ पर वास कक्ष हो गया, किचन हो गया, यहाँ पर ये अपना खाना-पीना खाते हैं, डाइनिंग टेबल हो गया, ये इधर इनका शौचालय हो गया। तो इस तरह से इन्होंने एक घर बनाया है कि हम एक घर को कैसे बना सकते हैं, ये इनकी गृह योजना है। ठीक? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा-सा मैं इसे ज़ूम करूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। ठीक? चलिए अब जैसे घरों में हमने देख लिया कि इसका इफ़ेक्ट अच्छा आना चाहिए, इसका जो एकांतता है इसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको एक सही योजना भी हमें बनानी चाहिए कि घर को हम किस तरह से बना सकते हैं, स्थान योजना। इसी के साथ-साथ खुलापन भी होना चाहिए। खुलापन से क्या मतलब है? खुलापन का मतलब ये हो जाता है कि यह रहने वालों को कमरे के खुलेपन का आभास होना चाहिए या आभास देता है। उपलब्ध स्थान का उपयोग पूरी तरह से करना चाहिए। जैसे आप दीवारों में बनाई गई अलमारियाँ, शेल्फ तथा भंडार क्षेत्र बना सकते हैं ताकि कमरे का फर्श विभिन्न गतिविधियों के लिए खाली हो। अगर मतलब आपने जैसे
अलमारी रख दी अलग से आपने भंडार करने के लिए वहाँ पर कुछ ऐसे टेबल या अलग से जो आप अलमारियाँ रखते हैं, तो ये स्थान ज़्यादा घेरते हैं। इसके बजाय हमें दीवारों में ही शेल्फ बनाना चाहिए, दीवारों में भी अलमारियाँ बनानी चाहिए, ताकि हमारा नीचे का फर्श खाली रहे और हम उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे अगर आपकी अलमारी दीवार में बनी है, तो नीचे आपका स्पेस बिल्कुल खाली सा रहता है और वो अच्छा भी लगता है देखने में, खुलापन हमें देता है। ठीक? आगे है आपका, इसके अतिरिक्त कमरे के आकार तथा आकृति, फर्नीचर की व्यवस्था और प्रयुक्त रंग योजना का भी उसके खुलेपन पर प्रभाव पड़ता है। हालाँकि आप ये रंग योजना अलग से पढ़ेंगे, आपके टॉपिक में मिलेगा, 12th वाले टॉपिक में ये मिलेगा हमें, 12th क्लास की बुक में मिलेगा। और वैसे भी रंग योजना आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ये इतना पता होगा कि कौन-सा रंग हमें कमरे को छोटा दिखाता है, कौन-सा बड़ा दिखाता है, कौन-सा पास आने का आभास दिलाता है, कौन दूर जाने का आभास दिलाता है। तो हमें अपने कमरे के अनुसार, जैसे अगर हमारा कमरा थोड़ा छोटा है, तो हमें लाइट कलर का उपयोग करना चाहिए अपने दीवारों को पेंट करने के लिए। इससे हमें कमरा थोड़ा बड़ा होने का आभास मिलेगा। सही अनुपात वाला आयताकार कमरा उसी आयाम के वर्गाकार कमरे की अपेक्षा अधिक खुला दिखाई देता है। अच्छा, ये पॉइंट ज़रा आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट ये आकार और आकृति को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सही घर की विशेषता बताइए। तो एक ऑप्शन आपका वहाँ पर वर्गाकार घर का था और एक ऑप्शन आपका ये आयताकार घर का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, साफ-साफ लिखा गया है कि सही अनुपात वाला आयताकार कमरा उसी आयाम के वर्गाकार कमरे की अपेक्षा अधिक खुला दिखाई देगा। मतलब हमारा आयताकार कमरा जो है वो ज़्यादा अच्छा खुलेपन का आभास दिलाएगा, जबकि वर्गाकार कमरा हमें उस खुलेपन का एहसास नहीं दिलाएगा। गहरे रंगों की अपेक्षा हल्के रंगों के प्रयोग से भी कमरा बड़ा और खुला होने का आभास होता है, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया। ऐसे ही हम पर्दे की बात करते हैं, तो अगर हमें कमरा हमारा बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि हमारा कमरा थोड़ा-सा छोटा दिखे, तो हमें डार्क कलर का उपयोग करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम पर्दे की बात करते हैं, तो पर्दे भी हमारे डार्क और लाइट कलर में उपयोग करने चाहिए। ठंडी में हमें डार्क कलर के पर्दे इस्तेमाल करने चाहिए। गर्मी में मोटे हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक? चलिए, फर्नीचर की आवश्यकताएं। कमरों को योजना बनाते समय वहां रखे जाने वाले फर्नीचर पर यथोचित विचार किया जाए। भवन में हर कमरे का उद्देश्य अच्छी तरह पूरा होना चाहिए। मतलब आप जब कमरे में फर्नीचर के रख-रखाव की बात करते हैं, तो हमें कमरे में फर्नीचर को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। जैसा वहाँ पर उचित हो वैसा रखना चाहिए। इससे मतलब हर कमरे का उद्देश्य जो होता है वो पूरा हो। ऐसा ना हो कि आपने ले जाके इस तरह से फर्नीचर रख दिया, कमरा छोटा है, हमने बीच में ले जाके फर्नीचर रख दिया। अब चारों साइड से तो हमारे पास जगह बच नहीं रही है, तो हमें व्यवस्थित चीज़ों को रखना है। ध्यान रहे कि केवल अपेक्षित फर्नीचर ही रखे जाएँ। फर्नीचर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि चलने फिरने के लिए खुले स्थान आपको उपलब्ध हों। जैसे अगर हमारा कमरा बहुत छोटा है, तो हमें फर्नीचर अपने दीवार से बिल्कुल सटा कर रखना चाहिए। अगर हमारा कमरा बड़ा है, तो हम उसको थोड़ा बीच में भी रख सकते हैं। तो ये हमें अपने कमरे के जो स्थान है उसको देखते हुए चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए। ये आपके सामने एक घर दिया गया है खाली, और जब हमने इसको पहले तो ये आपने खाली घर देखा, फिर हमने इसको व्यवस्थित कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर अपनी पेंटिंग वगैरह लगा दी, यहाँ पर इनका बेड हो गया, इधर इन्होंने जो भी टीवी वगैरह है लगा दिया, इन्होंने यहाँ पर अलमीरा लगा दिया, इनका बैठने वाला हो गया, इधर इनका टेबल लैंप हो गया। तो इन्होंने चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रखा है। बिना फर्नीचर का कमरा, जिसे बाद में ज़रूरी फर्नीचर की सभी आवश्यकताओं से सुसज्जित कर दिया गया। मतलब यहाँ जो आपने ऊपर देखा, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फर्नीचर का मतलब क्या होता है?
फर्नीचर का मतलब जैसे आप सिर्फ़ ये मत लगाइएगा कि जैसे फर्नीचर का मतलब हम सिर्फ़ अ, टीवी मतलब टीवी नहीं, जैसे फर्नीचर का मतलब आप क्या समझते हैं? हम साधारणतः फर्नीचर का मतलब क्या समझते हैं? वही बैठने वाला या जो भी है। तो ध्यान रखिएगा फर्नीचर का मतलब वो होता है जिस पे आप किसी भी वस्तु को रखते हैं, चाहे आप खुद को रखते हैं या कोई सामान रखते हैं, जिसका उपयोग रखने के लिए आप करते हैं, वो सभी आपके फर्नीचर ही होते हैं। अब वो किसी भी धातु के बने हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, बेंत के हो सकते हैं, काँच के हो सकते हैं। हालाँकि आप सभी ने काँच वाला टेबल तो देखा ही होगा। प्लास्टिक वाली कुर्सियाँ भी हमने देखी हैं, तो ये सब हमारे फर्नीचर में आ जाते हैं। ये भी हमारा फर्नीचर में आएगा, ये भी, यानी कि सब कुछ आपका यहाँ पर फर्नीचर में आ जाएगा, ठीक? वैसे फर्नीचर का एक टॉपिक हमारा पूरा हुआ है होम मैनेजमेंट में। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक? चलिए, अब आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है स्वच्छता। स्वच्छता यानी कि स्वच्छता का आशय है मकान में भरपूर रोशनी, हवादारी और सफाई तथा स्वच्छता की सुविधाएं। ये इस तरह है, मतलब हम किस तरह से रोशनी होनी चाहिए हमारे कमरे में, वायु का संवातन कैसे होना चाहिए, हमें साफ सफाई कैसे रखनी चाहिए, इस चीज पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले स्वच्छता में हम रोशनी की बात करते हैं। तो रोशनी का दोहरा महत्व है क्या? एक तो यह हमें प्रकाश देती है और दूसरा स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में भी मदद करती है। आपने देखा होगा कि जिस कमरे में रोशनी नहीं आती है, हालाँकि एक बार हम पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, दिन चीज़ों को समझते हैं। तो कह रहा है कि स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने में भी मदद करता है। किसी भवन में रोशनी प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोत से उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसे खिड़कियाँ, बल्ब, ट्यूबलाइट रोशनी के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमने प्रकाश का एक टॉपिक कर रखा है जिसमें हमने प्राकृतिक प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश के बारे में चर्चा कर रखा है। आप जब होम मैनेजमेंट का टॉपिक फ़ोल्डर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको प्रकाश के नाम से एक चैप्टर मिलेगा पूरा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक? तो रोशनी जो है हमारे लिए 2 तरीके से काम करती है। एक तो हमें प्रकाश देती है, दूसरा ये हमारे कमरे के वातावरण को अच्छा बनाती है। कभी आपने महसूस किया हो, जैसे घर में तो ऐसा नहीं ही होता होगा, आप अगर कहीं रूम-वूम लेके रहते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जब मान लीजिए 2-3 तल्ले का घर है या 2 ही तल्ले का घर है, तो आप अगर जिस कमरे में नहीं रहते हैं, मान लीजिए नीचे का कमरा है, आप जिस कमरे में नहीं रहते हैं, वहाँ मतलब जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रोशनी नहीं आ रही है बाहर से, हवा आने का कोई जगह नहीं है, मतलब खिड़की-विड़की से हवा नहीं आ रही है, वो वहाँ पर घुटन होती है। आप थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करिए, उसके बाद देखिए घुटन आती है, अजीब-सी स्मेल वहाँ से आती है, तो हमारे ये स्वास्थ्य पर बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। हमारे कमरे में हवा आने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्राकृतिक प्रकाश आना चाहिए। कृत्रिम तो हम करेंगे ही करेंगे, बट प्राकृतिक प्रकाश का भी घरों में पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक? अब कृत्रिम में हम खिड़कियों का प्राकृतिक मतलब से खिड़की खोल देंगे हम, तो उससे प्रकाश आएगा, बल्ब लगाएँगे, ट्यूबलाइट आएँगे लगाएँगे। आजकल तो विभिन्न प्रकार के बल्ब देखने को मिलते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आपने वहाँ पर चर्चा किया है हमने प्रकाश वाले टॉपिक में कि कौन-कौन से प्रकाश मतलब कौन-कौन से हमें बल्ब कितना प्रकाश देते हैं और किसमें जो परिवर्तन की क्षमता होती है कितनी होती है, ठीक? अब बात करते हैं वायु संचार की। इससे भवन में सारा कुछ खुशनुमा लगता है। अगर कमरे में अच्छी वायु का संचार हो रहा है तो कमरा बहुत ही खुशनुमा लगता है। कमरे में आरामदायक वातावरण को प्रभावित करने का यह सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कारक होता है। सामान्यतः इसके लिए खिड़कियां, दरवाजे या फिर रोशनदान को इस प्रकार से बनाया जाता है कि अधिक से अधिक हवा का आवागमन हो सके। खिड़कियां यदि एक दूसरे के सामने हो तो हवा का आवागमन अच्छा होता है। भवन में स्वच्छ वायु की कमी से सिर दर्द, अनिद्रा, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता आदि हो सकता है। हवा का आवागमन
प्राकृतिक भी होता है और यांत्रिक भी होता है, यानी कि कृत्रिम जिसे हम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन अच्छे से हो रहा है, और मैं आपको फिर यहाँ बताना चाहूँगी कि जब आप होम मैनेजमेंट का फ़ोल्डर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको संवातन के नाम से एक टॉपिक मिलेगा, जिससे हमने चर्चा किया है कि संवातन कितना आवश्यक है, यानी कि एक आपका पूरा टॉपिक ही है। तो जब हमारे कमरे में एक अच्छी वायु प्रवेश करती है, तो हमारे कमरे का जो माहौल होता है वो खुशनुमा हो जाता है। जो गर्म वायु होती है वो ऊपर उठ जाती है और जो ठंडी वायु, ताज़ी वायु होती है वो नीचे आती है। तो जो रोशनदान हमारे घरों में लगा होता है, वो हमारे कमरे से गर्म वायु को बाहर निकालने का काम करता है। और अगर आपने ये ध्यान भी दिया होगा कि जैसे ये आपका घर हो गया और यहाँ तो बना नहीं, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं, ये आपका घर हो गया। घर कैसे बनता है वैसे मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है। ये आपका दरवाज़ा हो गया और मान लीजिए यहाँ पर हमने खिड़की लगा रखी है, तो यहाँ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन होगा हवा का। मतलब वायु का आवागमन बहुत अच्छा होगा, कमरा बिल्कुल ठंडा रहेगा, शांत भी लगेगा, ठीक? लेकिन अगर वहीं हमारे कमरे में खिड़की या मतलब जो वायु का आवागमन हो रहा है वो सही से नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। इससे हमारे सर दर्द होना, अनिद्रा आना, हमारा ध्यान केंद्रित ना हो पाना, ये सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। और ये सिर्फ हम प्राकृतिक तौर पर ही नहीं बल्कि कृत्रिम तौर पर भी संवातन का काम करते हैं। जैसे आपने अमूमन देखा होगा एग्ज़ॉस्ट फैन हम लगा देते हैं, तो ये हमारे कृत्रिम संवातन का काम करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक संवातन कौन-सा है, कृत्रिम संवातन कौन-सा है? अगर आप वो फ़ोल्डर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीसरा है आपका सफाई और स्वच्छता सुविधाएँ। तो भवन की सामान्य सफाई और रख-रखाव उसमें रहने वाले का उत्तरदायित्व होता है। फिर भी योजना में सफाई की सुविधा और धूल को रोकने का प्रावधान ज़रूरी होता है। हालाँकि जो लोग जहाँ रहते हैं उनका सफाई करना उनका कर्तव्य होता है, उनका धर्म होता है। फिर भी हमें साफ-सफाई की सुविधा, धूल को रोकने की ये सारी व्यवस्था हमें करनी चाहिए जब हम घर का निर्माण कर रहे हैं तो। भवन में स्नानागारों तथा शौचालयों का प्रावधान भी स्वच्छता सुविधाओं में शामिल है। ग्रामीण घरों में शौचालय तथा स्नानागार अलग यूनिट के रूप में बनाए जाते हैं, जो प्रायः घर के पिछवाड़े या आगे अन्य कमरों से दूर जाते हैं ताकि सफाई बनी रहे। तो आपने ये गाँव में बहुत देखा होगा, या जो लोग गाँव में रहते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हालाँकि अब ये चीज़ें थोड़ी कम हो रही हैं, तो जैसे गाँव में भी अब लोग घर के अंदर ही बनवा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अभी भी जो शौचालय बना होता है वो घर के या तो बाहर होता है या मतलब कुछ इस तरह से होता है कि हमारे घर से थोड़ा दूर रहे, अलग रहे, घर के अंदर ना रहे। ये सफाई के पर्पज़ से रखते हैं लोग, ठीक? अगला है वायु का परिसंचरण। वायु का परिसंचरण क्या मतलब हुआ यहाँ पर? तो कमरा दर कमरा भी वायु परिसंचरण संभव होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक कमरे में सिर्फ वायु जाए, एक में घुटन महसूस हो। उत्तम परिसंचरण का अर्थ है कि घर के प्रत्येक कमरे का स्वतंत्र प्रवेश द्वार हो। इससे सदस्यों की एकांतता भी बनी रहती है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में कहा था आपसे कि ऐसा ना हो कि हमारा एक कमरा ऐसे पूरा बन गया और इसमें भी जाने के लिए, इसमें भी जाने के लिए यही एक द्वार हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कमरे का अलग-अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए, सब में खिड़कियाँ होनी चाहिए, इससे एकांतता बनी रहती है। साथ ही साथ कमरे का स्वस्थ वातावरण भी बना रहता है और एकांतता तो रहती ही रहती है। अगर कमरे का वातावरण सही है, हमारे आस-पास का वातावरण सही है, तो हम भी सही रहते हैं, ठीक? और ये आपके सामने क्या दिया गया है, एक विद्यालय भवन दिया गया है, जहाँ से आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि व्यवहारिक बातें। अब व्यवहारिक बातों में क्या देखना है हमें? व्यवहारिक बातें स्थानों की योजना बनाते समय कुछ व्यवहारिक बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या? जैसे संरचना की मजबूती तथा स्थिरता, परिवार के लिए सुविधा और आराम, सरलता, सौंदर्य और भविष्य में विस्तार का प्रावधान। किफायत के लिए कमजोर संरचना नहीं बनानी चाहिए। ये बहुत व्यवहारिक सी बात है। वैसे हमारा होम साइंस ही पूरा व्यवहारिक है।
व्यवहारिक बात है कि जब आप घर बना रहे हैं तो उसका जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, परिवार की सुविधा के अनुसार होना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले लोग सुगमता से रह सकें, आराम से रह सकें, सरलता से रह सकें, सौंदर्य पूर्वक रह सकें। साथ ही साथ अगर हमें इस तरह से व्यवस्थित करना है कि अगर हमें भविष्य में कभी उसका विस्तार करना हुआ, तो हम उसका विस्तार भी कर सकें, ठीक? अगला है रमणीयता। योजना के सामान्य विन्यास द्वारा रमणीयता पैदा की जाती है। मितव्ययिता पर समझौता किए बिना स्थान की योजना सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए। मतलब आप मितव्ययिता पर समझौता किए बिना स्थान की योजना को अच्छे से बना सकें, ये होना चाहिए। तो उपर्युक्त सिद्धांतों पर विचार किया जाए, तो वे स्थान के नियोजन प्रबंधन में सहायता देते हैं। इस अध्याय में हमने 2 महत्वपूर्ण जो हमारे क्या है संसाधन है उन पे हमने चर्चा किया, प्रबंधन किया। समय, स्थान और उनके प्रयोग करने के कुशल तरीकों पर हमने चर्चा किया। अब हम और जो हमारे संसाधन हैं वो अगले क्लास में यानी कि जो हमारी आगे की कक्षाएं हैं उनमें देखेंगे, जिसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम धन प्रबंधन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारे क्लास 11th के पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा। तो आज हमने अपना जो पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 7 का जो पार्ट बी था उसको हमने डिस्कस किया। इसमें आपने कुछ शब्दावलियां देखी जैसे समय प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, समय योजना, कार्यविधि योजना, कार्य सरलीकरण, इन सारे टर्म पर हमने चर्चा किया। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो आपके सामने टर्म दिख रहे हैं, कुछ शब्दावलियां दिख रही हैं, आप जब देखेंगे फोल्डर खोलेंगे होम मैनेजमेंट का तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं। इसी के साथ साथ इसी टॉपिक में कई नाम आए, जैसे प्रकाश का नाम आया, हमने संवातन का नाम सुना, हमने कलर का नाम सुना, और क्या सुना हमने, और कुछ टर्म हमने आपको बताए थे। तो ये सारे के सारे एक-एक टॉपिक हैं जो कि हमने पहले सीढ़ियों की बात की, दरवाजे की बात की, खिड़की की बात की, छतों की बात कर ली। कुछ इस तरह के टॉपिक हैं जो कि हमने अपने होम मैनेजमेंट में डिस्कस किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि उसको जाकर एक बार ज़रूर देखें। आप पूरे यूट्यूब पर खोज डालना, इतना ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। और मैं ये आपको बार-बार कहती हूँ, क्यों? ताकि जो चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं उसका आप सदुपयोग कर लें, ठीक? बाकी आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। हमने अपने चैप्टर नंबर 7 के पार्ट बी को समाप्त किया। अब कल तो संडे है, मंडे को हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, देन ट्यूसडे से हम अपने पार्ट जो इसका सी वाला है जिसमें हमें भारत के जो पारंपरिक वस्त्र हैं उनके बारे में चर्चा करना है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारा पार्ट सी है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो आपका पार्ट नंबर सी है उसके एक एक पॉइंट आपके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें पटोला की बात करेंगे, उसमें हम बांधनी की बात करेंगे, हम ब्रोकेट की बात करेंगे, हम उसी में आपके जो भी मतलब हमारे भारत के बांधनी की बात करेंगे। तो जो भी हमारे भारत के प्रमुख पारंपरिक वस्त्र हैं उन सभी की चर्चा होने वाली है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मंडे को इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आप सभी से गुजारिश है मेरी कि ये मत कहिएगा कि मंडे को पंचमी है यानी कि नाग पंचमी है तो छुट्टी हो जाए। हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा टाइम ऊपर नीचे करके क्लास जब भी आपको टाइम मिलेगा एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि टॉपिक भी हमारा छोटा ही था। तो हम देखेंगे, अपना एक प्रैक्टिस सेट कर लेंगे यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं हमारे। हालाँकि प्रश्न तो यहाँ से बहुत बनेंगे क्योंकि हर एक जो छोटे-छोटे टॉपिक हमने आपको बताए वहाँ सबसे प्रश्न उठेंगे। बट हम देखेंगे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, कुछ व्यावहारिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक? तो थोड़ा-सा समय निकाल के आप मंडे की क्लास को ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया है हमें अपने इस एनसीईआरटी को पढ़ते हुए। अभी तक हमने अपने पार्ट 1 को भी कंप्लीट नहीं किया है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हमें कितना समय लगेगा अपने और 3 पार्ट को कवर करने में। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, कल नहीं परसों की क्लास में, कुछ अपने इन्हीं से संबंधित प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाइए। एक बार फिर से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को
हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। ठीक, चलिए, तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन जरूर कर डालिए। इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम जितना टॉपिक मैं एक दिन में बताती हूँ, ये टॉपिक हमारा हो चुका है, ये टॉपिक हो चुका है, तो एटलीस्ट उतने टॉपिक को तो आप देख जाया करिए। ठीक, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।